हेलो स्टूडेंट्स, मैं एस चंद्रावत आपके सामने फिर से लेकर उपस्थित हुआ हूँ 11th क्लास केमिस्ट्री। और इस 11th क्लास केमिस्ट्री के अंदर अपन चर्चा कर रहे हैं लेसन 8 ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रियाएं। इसके अंदर अपनी चर्चा चल रही है विद्युत रासायनिक सेल के बारे में। विद्युत रासायनिक सेल के बारे में मैंने आपको बताया है कि इसके अंदर दो पात्र होते हैं। एक पात्र के अंदर ZnSO4 का विलयन होता है, दूसरे पात्र के अंदर CuSO4 का विलयन होता है। जिंक सल्फेट के विलयन के अंदर जिंक धातु की छड़ डूबी होती है, कॉपर सल्फेट के विलयन के अंदर कॉपर धातु की छड़ डूबी होती है। दोनों को अपन एक चालक तार के माध्यम से गैल्वेनोमीटर से जोड़ देते हैं। और आगे बात करें अपन तो दोनों सेलों को, दोनों अर्ध सेलों को, दोनों पात्रों को एक यू आकार की नलिका द्वारा जोड़ दिया जाता है, जिसे लवण सेतु कहा जाता है। इस लवण सेतु के अंदर KCl, KNO3, NH4NO3 जैसे विलयनों का पेस्ट भरा हुआ होता है। ठीक है। और अब अपन क्या करते हैं, जैसे ही अपना सेल की संरचना बनकर तैयार हो जाती है तो अब अपन क्या करते हैं, यहाँ पर जैसे ही चालक तार से इनको जोड़ा जाता है सेलों को, तो होता क्या है, जो जिंक इलेक्ट्रोड है वहाँ पर से जिंक परमाणु Zn+2 के रूप में कहाँ आने लगते हैं, ZnSO4 विलयन के अंदर आने लगते हैं। यानी कि जिंक इलेक्ट्रोड पर इलेक्ट्रॉन त्याग कर Zn+2 के रूप में कहाँ आए हैं, जिंक परमाणु विलयन के अंदर आए हैं, मतलब उस पर ऑक्सीकरण हुआ है। और जिस इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण होता है उसे एनोड कहते हैं। ठीक है। यानी जिंक इलेक्ट्रोड को क्या बोलेंगे अपन, एनोड कहेंगे। और बात करें कॉपर के बारे में तो कॉपर इलेक्ट्रोड पर क्या हुआ है, कॉपर इलेक्ट्रोड पर जो Cu+2 आयन विलयन के अंदर थे वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके कॉपर धातु की छड़ के ऊपर जाकर जमा हो चुके हैं। अब इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए गए हैं, मतलब वहां पर क्या हुआ है, अपचयन हुआ है। जिस इलेक्ट्रोड पर अपचयन होता है उसे क्या बोलते हैं, कैथोड कहा जाता है। ठीक है। और इस प्रकार से आप लोगों ने क्या देखा, इस प्रकार से आप लोगों ने देखा कि इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहे थे, जिंक इलेक्ट्रोड से कहाँ जा रहे थे, कॉपर इलेक्ट्रोड की तरफ जा रहे थे। यानी इलेक्ट्रॉन का जो प्रवाह होता है वो कैसे होता है, वो एनोड से कैथोड की ओर होता है। और इसका उल्टा आप लोग जानते हैं, इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के विपरीत दिशा में क्या होती है, विद्युत धारा प्रवाहित होती है। मतलब विद्युत धारा कैथोड से एनोड की ओर प्रवाहित होगी। ठीक है ना। तो ये सारी बातें मैं आपको पिछले वीडियो के अंदर बता चुका हूं। अब अपन उसी से संबंधित आगे बात यहां पर करेंगे। ठीक है ना। तो उसी के आगे आप लोग सारी चीजें नोट यहां पर करेंगे। ठीक है। चलो, तो अपन ने क्या बोला था कि इन्हें क्रमशः एनोड व कैथोड कहा जाता है। यहां तक बात अपनी हो चुकी थी। अब बात करेंगे अपन इस ऑक्सीकरण अपचयन प्रक्रिया के दौरान, इस ऑक्सीकरण अपचयन प्रक्रिया के दौरान इस ऑक्सीकरण अपचयन प्रक्रिया के दौरान इलेक्ट्रॉन एनोड से कैथोड की ओर, इलेक्ट्रॉन एनोड से कैथोड की ओर तथा विद्युत धारा कैथोड से एनोड की ओर प्रवाहित होती है। कैथोड से एनोड की ओर प्रवाहित होती है। ठीक है भाई। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन तो प्रवाहित होंगे एनोड से कैथोड की ओर, और विद्युत धारा विपरीत दिशा में यानी कि कैथोड से एनोड की ओर प्रवाहित होती है। ठीक है। इस सेल में निम्न अभिक्रियाएं संपन्न होती हैं। इस सेल में कौन कौन सी अभिक्रियाएं होती है उनके बारे में बात करेंगे। यानी निम्न अभिक्रियाएं होती है, निम्न अभिक्रियाएं होती है। अब कौन कौन सी अभिक्रियाएं होती है भाई, तो अपने पास दो इलेक्ट्रोड थे, एक तो था एनोड पर, और एक अपन बात करेंगे कैथोड पर। एनोड पर और कैथोड पर। एनोड पर क्या होगा भाई, तो एनोड पर जिंक इलेक्ट्रॉन जिंक जो होता है, जिंक परमाणु इलेक्ट्रॉन त्याग कर Zn+2 में परिवर्तित हो रहे थे, दो इलेक्ट्रॉन का त्याग करके। यानी कि एनोड पर तो क्या हो रहा था,
ऑक्सीकरण हो रहा था। एनोड पर क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है भाई, ठीक है। और बात करें अपन यहाँ पर तो कैथोड पर क्या होता है, Cu+2 जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके Cu कॉपर में परिवर्तित हो जाते हैं। और कॉपर में परिवर्तित होना मतलब क्या हुआ, यहाँ पर अपचयन हुआ। क्या हुआ यहाँ पर, अपचयन हुआ, ठीक है ना। तो इस तरह से यहाँ पर 2 अभिक्रियाएं संपन्न होती है, ठीक है। एनोड पर ऑक्सीकरण होता है और कैथोड पर क्या होता है, अपचयन होता है। ये 2 चीजें आप लोगों को यहाँ पर ध्यान में रखनी थी, ठीक है भाई। तो यहाँ तक की बात सबको समझ में आ गई होगी भाई, ठीक है। चलो अब बढ़ते हैं अपन आगे की तरफ। और इसी के साथ देखो अपनी जो विद्युत रासायनिक सेल है इसकी क्रियाविधि जो है वो यहीं पर पूरी तरह से समाप्त हो जाती है, ठीक है ना। चलो अब बढ़ते हैं आगे की तरफ और अगले टॉपिक के बारे में यहाँ पर बात करते हैं अपन। तो अगला टॉपिक है विद्युत रासायनिक सेल का प्रदर्शन। विद्युत रासायनिक सेल का प्रदर्शन, या इसको बोलते हैं सेल आरेख। क्या बोलते हैं इसको सेल आरेख कहते हैं, ठीक है भाई। तो ये सेल आरेख है। किस प्रकार से सेल आरेख लिखते हैं वो मैं आप लोगों को यहाँ पर बता देता हूँ, ठीक है। चलो पहले नियम लिख लेते हैं, उसके बाद मैं आप लोगों को सारी चीज़ें यहाँ पर समझाऊंगा। देखो सबसे पहला नियम होता है सेल आरेख बनाने का कि बाईं तरफ एनोड व दाईं तरफ कैथोड लिखा जाता है। बाईं तरफ एनोड तथा दाईं तरफ कैथोड को लिखा जाता है, ठीक है भाई। तो ये बात आप लोग हमेशा ध्यान रखेंगे, बाईं तरफ आप लोग एनोड को लिखेंगे, दाईं तरफ किसको लिखेंगे, कैथोड को लिखा जाता है। दूसरा नियम क्या बोलता है भाई इसका, एनोड को प्रदर्शित करने के लिए, एनोड को प्रदर्शित करने के लिए, एनोड को प्रदर्शित करने के लिए पहले धातु फिर धातु आयन लिखकर, पहले धातु फिर धातु आयन लिखकर, पहले धातु फिर धातु आयन लिखकर, धातु आयन लिखकर दोनों के मध्य खड़ी लाइन, दोनों के मध्य खड़ी लाइन, दोनों के मध्य खड़ी लाइन का चिन्ह लगा दिया जाता है, का चिन्ह लगा दिया जाता है, लगा दिया जाता है, खड़ी लाइन का चिन्ह लगा दिया जाता है। तथा धातु आयन के साथ उसकी मोलरता लिखी जाती है, तथा धातु आयन के साथ उसकी, धातु आयन के साथ उसकी मोलरता या सांद्रता लिखी जाती है, मोलरता या सांद्रता लिखी जाती है, सांद्रता लिखी जाती है, ठीक है भाई। जैसे मैं बात करूं यहाँ पर कि एनोड कौन था अपने पास, जिंक था ना भाई। तो सबसे पहले क्या करेंगे अपन, सबसे पहले अपन जिंक लिखेंगे। क्या लिखेंगे, जिंक, परमाणु लिखेंगे। उसके बाद क्या लिखेंगे, क्या बोला मैंने, पहले धातु लिखते हैं फिर धातु आयन लिखते हैं। अब देखो धातु तो क्या थी अपने पास, जिंक लिख दिया अपन ने। धातु आयन कौन सा है, Zinc+2 लिख दिया अपन ने, ये लो भाई लिख दिया। तो मैंने क्या बोला यहाँ पर कि एनोड को प्रदर्शित करने के लिए पहले धातु लिखते हैं, धातु लिख दिया, फिर धातु आयन लिखते हैं, धातु आयन को भी लिख दिया। अब क्या करेंगे, दोनों के मध्य एक खड़ी लाइन लगा दी जाती है। तो ये लो भाई, दोनों के बीच क्या लगा दी अपन ने,
एक खड़ी लाइन लगा दी और फिर आगे क्या बोल रहा हूँ मैं कि धातु आयन के साथ उसकी मोलरता भी लिखेंगे। अब मैंने आपको बताया था ना कि अपन ने 1 मोलर ZnSO4 लिया है, तो यहाँ पर Zn की जगह पर क्या लिखेंगे, इसकी मोलरता लिख देंगे 1 m। ये लो भाई, तो ये अपना एनोड को प्रदर्शित करने का तरीका हो गया। ठीक है, चलो उसके बाद तीसरा बिंदु होता है कैथोड के बारे में भाई। ठीक है, तो कैथोड को प्रदर्शित करने के लिए कैथोड को प्रदर्शित करने के लिए पहले धातु आयन सांद्रता सहित लिखते हैं, सांद्रता सहित लिखते हैं, फिर धातु को लिखकर, धातु बोलो या धातु परमाणु बोलो, बात एक ही है, धातु को लिखकर दोनों को एक खड़ी लाइन, दोनों को एक खड़ी लाइन से पृथक कर दिया जाता है। पृथक कर दिया जाता है, यानी यहां पर क्या होगा भाई, ये देखो इधर क्या है, सबसे पहले लिखेंगे अपन धातु आयन। तो देखो एनोड पर धातु आयन कौन सा था, एनोड का धातु आयन था Cu+2, ये लिख दिया अपन ने यहाँ पर। अब उसके बाद क्या लिखना था, धातु को लिखना था, तो ये लो भाई धातु अपन ने यहाँ पर लिख दी। और मैंने आपको बताया है, क्या बताया मैंने आप लोगों को, कि जो धातु आयन होता है ना, इसके साथ इसकी मोलरता लिखते हैं। तो ये भी आपकी 1 मोलर था, है ना, विलियन बताया था ना मैंने आप लोगों को चित्र बनाते समय, तो ये भी 1 मोलर था, तो इसकी मोलरता लिख दी। और दोनों किससे पृथक कर देंगे, एक लाइन से अपन यहाँ पर पृथक कर देंगे। तो ये लो भाई एक खड़ी लाइन से पृथक कर दिया, तो ये हो गया कैथोड को प्रदर्शित करना। ठीक है, अब अगला बिंदु क्या बोलता है कि दोनों इलेक्ट्रोडों के मध्य, दोनों इलेक्ट्रोडों के मध्य लवण सेतु को प्रदर्शित करने के लिए, लवण सेतु को प्रदर्शित करने के लिए दोनों इलेक्ट्रोडों के मध्य लवण सेतु को प्रदर्शित करने के लिए 2 खड़ी लाइनों के चिन्ह लगाए जाते हैं, खड़ी लाइनों के चिन्ह लगाते हैं अपन यहाँ पर। ठीक है, अब देखो भाई कैसे लगाएंगे अपन, तो देखो यहाँ पर इलेक्ट्रोड ध्यान से देखना, यहाँ पर एनोड, देखो एनोड कौन था, ये था एनोड, कैथोड कौन सा था, ये वाला था अपने पास। ठीक है ना, तो पहले क्या लिखेंगे, मैंने क्या बताया था पहले वाले नियम में कि एनोड को लिखेंगे अपन बाईं तरफ यानी कि इधर लिखेंगे, कैथोड को लिखेंगे अपन दाईं तरफ यानी कि इधर लिखेंगे। ठीक है ना, तो देखो भाई एनोड कौन सा है, ये वाला, तो इसको सबसे पहले लिखेंगे अपन Zn+2। ठीक है, 1 मोलर, ये लो भाई, ये तो हो गया कौन, एनोड बाईं तरफ लिख दिया। अब किसको लिखेंगे, कैथोड को लिखेंगे। कैथोड को कैसे लिखते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है आप लोगों का इस प्रकार से। ठीक है, ये लो कैथोड को अपन ने लिख दिया। अब दोनों को बीच में क्या लगाना है, लवण सेतु लगाना है ना, तो बीच में बस 2 लाइनें डाल दो इस प्रकार से। ठीक है ना, तो ये आपका क्या बन गया, यही आपका सेल आरेख है या विद्युत रासायनिक सेल को प्रदर्शित करने का तरीका है। ठीक है भाई, चलो, तो ये था अपना विद्युत रासायनिक सेल को प्रदर्शित करने का तरीका। ठीक है, तो इस तरह से अपन प्रदर्शित करते हैं भाई। यहाँ पर आ जाएगी बात समझ में, एक बार मैं फिर बता रहा हूँ, ध्यान से देखना। देखो बाईं तरफ सेल आरेख में बाईं तरफ एनोड को लिखते हैं, ये देखो बाईं तरफ अपन ने एनोड को लिखा है, दाईं तरफ कैथोड को लिखते हैं, तो दाईं तरफ किसको लिखा है अपन ने, कैथोड को। इन दोनों को लिखने का तरीका क्या होता है, तो देखो भाई एनोड को प्रदर्शित करने के लिए पहले धातु लिखते हैं, उसके बाद धातु आयन लिखते हैं, धातु आयन के साथ उसकी
सांद्रता भी लिखा जाता है, और दोनों को अपन एक डंडे से एक खड़ी लाइन से प्रदर्शित अलग कर देते हैं। ठीक है, बात करें अपन कैथोड को प्रदर्शित करने की, तो इसमें उल्टा होता है। इसमें पहले धातु आयन लिखेंगे, धातु आयन के साथ उसकी सांद्रता लिखेंगे, सांद्रता के बाद उस धातु को लिखेंगे और दोनों को एक खड़ी लाइन से पृथक कर देंगे। तो ये हो गया एनोड को प्रदर्शित करने का तरीका, ये कैथोड को प्रदर्शित करने का तरीका हो गया। अब सेल आरेख लिखने के लिए बीच में क्या लगाना पड़ेगा, लवण सेतु लगाना पड़ेगा। तो लवण सेतु लगाने के लिए 2 लाइनें यहाँ पर लगा दी जाती है। तो ये क्या बन गया, अपना सेल आरेख बन गया। तो इस प्रकार से आप लोग वो जो अपन ने इतना सारा काम किया था ना वहाँ पर विद्युत रासायनिक सेल की क्रियाविधि के अंदर, उस सेल को प्रदर्शित करने के लिए जो इतना बड़ा अपन ने चित्र बनाया था, उस चित्र की जगह आप लोग एक शॉर्ट में एक लाइन के अंदर भी उस अभिक्रिया को संपन्न कर सकते हैं या उसको प्रदर्शित कर सकते हैं। ठीक है भाई, तो ये था अपना सेल आरेख को प्रदर्शित करने का तरीका। ठीक है, तो यहाँ तक की बात आपको समझ में आनी चाहिए भाई। ठीक है, चलो, तो ये था अपना विद्युत रासायनिक सेल, उसकी क्रियाविधि। 1-2 बार वीडियो को आप लोग ध्यान से देखेंगे तो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर समझ में आ जाएगी। ठीक है, चलो, तो इस प्रकार से विद्युत रासायनिक सेल और उसकी क्रियाविधि अपन ने पढ़ ली है। अब उसके बाद कुछ छोटी छोटी सी परिभाषाएं हैं जिनको अपन यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। ठीक है, हाँ, एक दिन अपना और लगेगा इसके अंदर, जिसमें ये अध्याय भी अपना समाप्त हो जाएगा भाई। तो देखो इधर कुछ परिभाषाएं हैं छोटी छोटी सी, उनको अपन लिख लेते हैं। जैसे कि सबसे पहले इलेक्ट्रोड विभव, इसके बारे में अपन से पूछा जाता है कि इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है। तो देखो भाई, ज़्यादा कुछ नहीं है, धातु है और उसके आयन है। मैंने बताया ना आप लोगों को, एक तरफ अपन धातु लिखते हैं, एक तरफ धातु आयन लिखते हैं, दोनों के बीच जो विभव उत्पन्न होता है ना, वही क्या होता है, इलेक्ट्रोड विभव होता है। ठीक है, तो सिंपल सी परिभाषा हो जाएगी, धातु और उसके आयनों के बीच, धातु और उसके आयनों के मध्य उत्पन्न विभव को इलेक्ट्रोड विभव कहा जाता है। इलेक्ट्रोड विभव कहा जाता है। ठीक है, तो धातु और उसके आयनों के बीच उत्पन्न विभव को क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रोड विभव कहा जाता है। तो ये एक पहली परिभाषा हो गई भाई। ठीक है, चलो दूसरी परिभाषा लिखते हैं, और वो है मानक इलेक्ट्रोड विभव। मानक इलेक्ट्रोड विभव, इसके बारे में लिखेंगे अपन। अब देखो, मानक इलेक्ट्रोड विभव के बारे में लिखें तो ज़्यादा कुछ नहीं है, परिभाषा वही रहेगी, बस क्या करना है, मानक ताप व दाब की कंडीशन लगा देनी है। मतलब परिभाषा क्या हो जाएगी, मानक ताप व दाब पर, मानक ताप व दाब पर धातु और उसके आयनों, धातु और उसके आयनों के मध्य, धातु और उसके आयनों के मध्य उत्पन्न विभव को मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। ठीक है, तो ये मानक इलेक्ट्रोड विभव की परिभाषा हो गई भाई। ठीक है, चलो अगली बात करेंगे अपन सेल विभव या सेल का विद्युत वाहक बल। सेल विभव या सेल का विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल। ठीक है, तो सेल विभव या सेल के विद्युत वाहक बल के बारे में बात करेंगे। तो देखो, जो अपना सेल है ना, उसके 2 इलेक्ट्रोड थे,
एक जिंक वाला एक कॉपर वाला, उन दोनों के बीच विभव का जो अंतर होता है ना, यानी एक का विभव कितना है, एक दूसरे का विभव कितना है, दोनों का जो अंतर होता है वही क्या कहलाता है, सेल विभव या सेल का विद्युत वाहक बल कहलाता है। ठीक है ना। तो परिभाषा लिखेंगे अपन, गैल्वेनिक सेल के दोनों इलेक्ट्रोडों, गैल्वेनिक सेल के दोनों इलेक्ट्रोडों, गैल्वेनिक सेल के दोनों इलेक्ट्रोडों के, गैल्वेनिक सेल के दोनों इलेक्ट्रोडों के मध्य इलेक्ट्रोड विभवों का अंतर सेल विभव कहलाता है, सेल विभव कहलाता है। इलेक्ट्रोड विभवों का अंतर क्या कहलाता है, सेल विभव कहलाता है। और फॉर्मूला यदि पूछ लिया जाए तो ध्यान रखेंगे, ई सेल बराबर ई कैथोड माइनस ई एनोड, ई कैथोड माइनस ई एनोड। ठीक है भाई, चलो तो ये हो गया अपना, यहाँ पर ये 3 परिभाषाएं आपको ध्यान रखनी है। अब कुछ टॉपिक इसमें और बचते हैं जिसमें यह अध्याय अपना कल समाप्त हो जाएगा। ठीक है ना। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।